हाय एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि बहुत बढ़िया होंगे। तो हम आप लोगों ने ये वाला प्लेलिस्ट, मेरा डा वाला प्लेलिस्ट ऐड नहीं करा है तो प्लीज आप इस प्लेलिस्ट को अपने प्लेलिस्ट में ऐड कर लीजिए, ताकि इसमें जो भी वीडियोस अब अपलोड हो, ऐड हो, आपको आप उससे अपडेटेड रहे, ताकि आपको इजीली चीजें प्रोवाइड हो जाए। ठीक, तो अभी तो इसमें एक ही वीडियो ऐड हुई है, बट डे बाय डे इसमें मल्टीपल्स वीडियोस ऐड हो जाएंगे। ठीक, तो अभी जो है सिर्फ एक वीडियो है जिसमें मैंने एल्गोरिदम एल्गोरिदम वाला पार्ट ऐड करा, एल्गोरिदम एंड प्रोग्राम को एक्सप्लेन करा और बहुत अच्छे से करा। तो अगर आप लोगों ने इस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज आप इस वीडियो को देख लें। ठीक, तो सबसे पहले अभी थोड़ा सा हम लोग सिलेबस के बारे में देख लेते हैं कि जो सिलेबस हम लोग का है उसके बारे उससे देख लेते हैं। ठीक, तो जैसे कि आप अपना सिलेबस हम लोग देखते हैं तो इसमें एल्गोरिदम दिया गया फर्स्ट, इसमें मैंने ये प्रोग्राम वाले पार्ट को भी ऐड करा है, जिससे हुआ ये कि आपको चीजें समझने में इजी हो जाती है। जब कोई चीज को आप किसी चीज के साथ कंपेयर करके पढ़ते हो ना, या फिर कंपेयर करके देखते हो, तो आपको वो चीजें थोड़ी ज्यादा समझ में आती है। इसलिए मैंने वो प्रोग्राम का पार्ट ऐड किया, ताकि आपको दोनों में डिफरेंस पता हो, ताकि आपको ये जो कोर्स पढ़ रहे हैं डिजाइन एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम, तो उसका वैल्यूज आपको पता हो। तो प्लीज आप उस प्लेलिस्ट को एक बार देखोगे तो आपको चीजें समझ में आ जाएगा, फर्स्ट वीडियोस को। ठीक, अब देखिए, जो फंडामेंटल ऑफ एल्गोरिदम प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये एक टॉपिक का नाम है, जिसमें जिसमें बेसिक 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 एल्गोरिदम डिजाइन टेक्निक एंड एंड 1 मिनट एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम, ये दो टॉपिक इसमें कवर करने हैं। ठीक, तो एनालाइजिंग एल्गोरिदम जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे, थर्ड वीडियो कर सकते हो। बट अभी हम लोग बेसिक एल्गोरिदम डिजाइन टेक्निक पढ़ेंगे। बट ये भी है ना कि इसमें बेसिकली हम लोग कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पढ़ेंगे कि एल्गोरिदम का कैरेक्टरिस्टिक है क्या। ठीक, तो जिससे एल्गोरिदम के बारे में आपको और थोड़े से ब्रीफ ब्रीफ में डिटेल, बेसिक एंड ब्रीफ में बेसिक एंड ब्रीफ नॉलेज थोड़े से हो जाएंगे। ठीक, एल्गोरिदम एंड डिजाइन टेक्निक जो है वो यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5, यूनिट 6, यही सारी जो है ये डिजाइन टेक्निक्स है। तो इसके बारे में ब्रीफ में हम लोग यूनिट 2, यूनिट 3 और नेक्स्ट वाले यूनिट्स में पढ़ेंगे। ठीक, तो इसका सिर्फ वहां पर थोड़े से जो स्ट्रिंग मैचिंग एल्गोरिदम है और डिवाइस, तो सिर्फ वहां पर नाम है। तो जब आप इस सिलेबस को पढ़ रहे हो ना, तो आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, तो वहां पर आप इस चीज के बारे में जानोगे। ठीक, तो ब्रीफ में कुछ नहीं वहां पर होगा, यहाँ पर जैसे कि अभी हम लोग देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। बट एनालाइजिंग एल्गोरिदम जो है वो आपको नेक्स्ट वीडियोस में मिलेगा। ठीक, क्यों? क्योंकि वो टॉपिक थोड़े से बड़े हो जाते हैं, इसलिए। ठीक, अभी अगर आपको लग रहा है कि क्या मतलब कि क्यों नहीं करना चाह रहे हैं उसको, इसलिए जैसे आप अभी अगर नोट्स देखते हो तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन एल्गोरिदम विद एग्जांपल, ये वाले पार्ट को भी देखेंगे, और बेसिक एल्गोरिदम डिजाइन टेक्निक, तो इसमें सिर्फ हम लोग नेम कवर करेंगे, जो इसमें सिर्फ नेम दिया गया बस इसी के बारे में देखेंगे। हम लोग सिर्फ जानेंगे क्या ये होते हैं। इसका डिटेल्स यूनिट वाइज होगा, क्योंकि ये 5 पॉइंट है और फर्स्ट यूनिट में हम लोग का बेसिक चीज है, और ये जो 5 पॉइंट है इसी पे 5 यूनिट बना है नेक्स्ट का। तो इसको हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, तो इससे आपको कुछ टेंशन नहीं लेना कि अभी इसके बारे में नहीं बताया गया या कुछ बताया गया। ठीक, तो इसके बारे में तो अभी हम लोग उतना सोचेंगे ही नहीं। ठीक, अब जैसे कि एनालिसिस वाला है पार्ट जो है, तो यहाँ पर देख लीजिए थियोरेटिकल एनालिसिस है। अब इसमें सारे पॉइंट्स कवर करेंगे, थियोरेटिकल एनालिसिस कवर करेंगे, टाइप ऑफ केसेस कवर करेंगे। ठीक, एडवांटेज डिसएडवांटेज एंड फिर इंपेरिकल एनालिसिस हम लोग कवर करेंगे। ठीक, तो इन सब इस पॉइंट को हम लोग थोड़ा सा, ये जो पॉइंट है थोड़ा बड़ा हो जा रहा है, तो इसके कारण हम इसको नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे, तो वैसा कोई इशू नहीं है। फिर इसके बाद डेटा स्ट्रक्चर वगैरह पढ़ेंगे, जैसे कि नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, स्टैटिक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, डायनेमिक लीनियर। तो इसमें आपको थ्योरी वाला पार्ट ही सारा मिलेगा, क्योंकि ये थ्योरेटिकल पार्ट है, डिजाइनिंग का पार्ट है, कोडिंग वाला पार्ट नहीं है। ठीक, अगर फर्स्ट वीडियोस आपने देख रखा है तो आपको पता होगा कि इसमें कोडिंग का क्यों नहीं करना है और डिजाइन ही क्यों करना है, सिर्फ थ्योरी वाला पार्ट ही क्यों है। अगर आपने फर्स्ट वीडियो देख रखा है तो, अगर फर्स्ट वीडियो नहीं देखा एल्गोरिदम एंड प्रोग्राम वाला, तो प्लीज आप उसको जाकर के देख कर आओ, तभी आपको ये चीजें जो मैं बोल रहा हूँ कि डिजाइन कोड क्यों नहीं है, ये सारी चीजें आपको समझ में आएगी। ठीक, तो अब हम लोग अपना कैरेक्टरिस्टिक वाला पार्ट को स्टार्ट करते हैं पढ़ना। ठीक, या फिर अगर बेसिक कैरेक्टरिस्टिक वाला पार्ट को देख लेते हैं। ठीक, तो अब हम लोग का जो टॉपिक बेसिकली है वो क्या है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन एल्गोरिदम विथ एग्जांपल।
विथ एग्जाम्पल तो चलो मैंने लगाया है, बट बेसिक जो टॉपिक है वो है क्या, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन एल्गोरिदम। तो एल्गोरिदम के कैरेक्टरिस्टिक बेसिकली है क्या, जब आप एल्गोरिदम लिखना चाहोगे, जब लिखोगे तो उसका जो कंस्ट्रेंट होगा, बेसिक लिमिटेशन होगा, या जो एक की पॉइंट होंगे कि हाँ एक एल्गोरिदम को किस तरीके से लिखना है, या कौन कौन से पॉइंट को अपने माइंड में रखना है, ताकि एक एक सिग्निफिकेंट एल्गोरिदम और एक बेहतर एल्गोरिदम आप बना सको, ताकि वो जब कोई अदर पर्सन उस एल्गोरिदम का यूज करके और अपना कोड इंप्लीमेंट करना चाहे तो उस वो चीजें वैलिड हो। समझ रहे हो, ना कि उस पर्सन के लिए, उस प्रोग्रामर के लिए, उस कोडर के लिए वो चीजें और कॉम्प्लेक्स हो जाए। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एल्गोरिदम बनाते हैं ना, तो उस प्रॉब्लम को जब सॉल्व बनाने के लिए हम एल्गोरिदम को का यूज कर रहे हैं, एक मिनट, जब एल्गोरिदम का यूज कर रहे हैं तो अगर वो और कॉम्प्लिकेटेड हो जा रहा है, और कॉम्प्लिकेटेड हो जा रहा है, तो फिर एल्गोरिदम तो सही बना ही नहीं ना। तो इसीलिए कि एल्गोरिदम का कैरेक्टरिस्टिक बेसिकली होना क्या चाहिए, तो सबसे फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक जो एल्गोरिदम का होता है वो फाइनाइटनेस होता है, सेकेंड डिफाइनाइटनेस होता है, और थर्ड क्लियरली स्पेसिफाइड इनपुट, एंड फोर्थ क्लियरली स्पेसिफाइड एक्सपेक्टेड आउटपुट, एंड फाइव जो होता है इफेक्टिवनेस। इसका मतलब अभी आपको समझ में नहीं आया होगा, मैं जानता हूं, बट चलिए अभी इस चीज को एक डिटेल्स में विथ एग्जाम्पल के साथ जब हम लोग देखेंगे ना तो समझ में आ जाएगी आपको। ठीक, तो फाइनाइटनेस जो होता है, फाइनाइटनेस कहने का ये मतलब है कि एन एल्गोरिदम मस्ट टर्मिनेट आफ्टर अ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप। फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप मतलब कहने का ये है, जब आप एक बबल सॉर्ट का एल्गोरिदम लिख रहे हो, एक्चुअली देखिए, चलिए छोड़िए बबल सॉर्ट का हम लोग छोड़ देते हैं, एक समेशन का एक एल्गोरिदम हम लोग लेते हैं। अब उसमें होगा क्या कि अगर आपको कहेगा कि दो वेरिएबल इनपुट लेना है, तो मान लेते हैं कि एक वेरिएबल ए और एक वेरिएबल बी, दो वेरिएबल आपने इनपुट लिया, और हम लोगों को करना क्या कि समेशन को ऑपरेट करना। तो अब कहेगा एक वेरिएबल और 3 लेना है, जिसमें इस वेरिएबल के ऑपरेशन को, इस वेरिएबल के जो इस वेरिएबल में आपको जो वैल्यू सम करके आएगा ना उसको स्टोर करना है बेसिकली। तो ए प्लस बी को स्टोर करा देंगे उसमें। अब फिर कहेगा कि अब सी को प्रिंट करा देना है। तो ये आप बेसिकली, अगर एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको हो रही होगी, तो जो प्रोग्राम हमारा है वो 3 लाइन में खत्म हो जा रहा है। खत्म हो जा रहा है कि नहीं हो जा रहा है। अगर आपके पास मल्टीपल इनपुट है तो आप एक लूप लगा करके भी कर सकते हो, बट ये आपका फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप हुआ, ठीक, जिसके थ्रू आप इस चीज को एग्जीक्यूट कर सकते हो। अगर मान लेते कि इसमें आपने एक इनफाइनाइट लूप लगा दिया, इनफाइनाइट लूप लगा दिया, तो अब क्या होगा कि आपका स्टेप जो है, प्रोग्राम का जो स्टेप है वो खत्म ही नहीं होगा, वो चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा। समझ रहे हो। तो जब वो प्रोग्रामर आउटपुट चाहेगा तो उसको कुछ समझ में नहीं आएगा कि रुकना कब है या करना क्या है। वो इनफाइनाइट चीजें वहां पर प्रोवाइड होते मिलेगी। तो आपने तो सिर्फ एल्गोरिदम बना दिया। अब जब एग्जीक्यूशन करेगा, आपका भी तो इंटेंशन था नहीं कि इनफाइनाइट लूप बनाए, बट आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं थी उस चीज की, एल्गोरिदम लिखने की। उसके कारण आपको बस ये 3 स्टेप ही करने थे, बट आपने क्या किया, एक इनफाइनाइट लूप लगा दिया। अब प्रोग्रामर क्या करेगा कि प्रोग्रामर को तो एल्गोरिदम मिला, तो वो क्या करेगा कि इनफाइनाइट लूप बना देगा ना, वो क्या करेगा, इनफाइनाइट लूप बना देगा ना। उसको तो जो एल्गोरिदम मिला वो बना दिया, और इसको एल्गोरिदम के बेसिस पे उसको आउटपुट मिलेगा, आउटपुट उसको सही मिलेगा, बट एल्गोरिदम के बेसिस पे मिलेगा। बट आपने जो एल्गोरिदम बनाया वो एल्गोरिदम गलत था या तरीके गलत थे। समझ रहे हो। तो वही फाइनाइटनेस कहने का मतलब होता है कि आपको जो एल्गोरिदम बनाना है वो एक फाइनाइट नंबर ऑफ सेट में बनाना है, ताकि वो चीजें इजीली एग्जीक्यूट हो और समझने में आसानी हो, और प्रोग्रामर को वो कोड करने में इजी हो। तो फाइनाइट नंबर ऑफ सेट मेरे को लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। एक बबल सॉर्ट वाला आप देखते हैं कि बबल सॉर्ट एल्गोरिदम, the algorithm will eventually finish sorting the array after a specific number of comparison and swap, ensuring its loop not run indefinitely। ठीक, अब देखिए क्या कर रहा है कि जब बबल सॉर्ट का एल्गोरिदम हम लोग बनाते हैं, तब एल्गोरिदम को फिनिश करना है कब, जब कोई भी सा भी अगर एरे लिए हो, जब एरे सॉर्ट हो जाता है ना, जब स्पेसिफिक नंबर ऑफ कंपेरिजन, मान लेते हैं कि 10 एलिमेंट है,
ठीक, तो उसमें 9 कंपेरिजन हुआ क्योंकि लास्ट वाले एलिमेंट ऑटोमेटिकली स्वैप हो जाते हैं, ठीक, ऑटोमेटिकली हो जाते हैं, तो लास्ट में हम लोग कंपेयर करते ही नहीं, तो 9 कंपेयर करते हैं। तो एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ कंपेरिजन के बाद ये जब शॉर्ट हो जाता है तो उस लूप को और उस एल्गोरिदम को अब आपको बंद कर देना है, ना कि उसको इनडिफिनिटली चलाना है, इनफाइनाइटली चलाना है, समझ रहे हो। तो वही कह रहा है कि जब आपका प्रोग्राम कंप्लीट हो जाना चाहिए था तो वहां पर आपका नंबर ऑफ स्टेप भी रुक जाना चाहिए, ना कि उसको आप इनफाइनाइट बना दो, समझ रहे हो। तो इस चीज को ही फाइनाइटनेस के अंदर कवर करना है और बताया गया है कि आपका नंबर ऑफ स्टेप फाइनाइट रहना चाहिए ताकि एग्जीक्यूशन हो पाए इन अ सफिशियंट वे में, समझ रहे हो। तो फाइनाइटनेस आपको क्लियर होगा। अब डिफाइनाइटनेस कहने का क्या मतलब होता है कि जब आप कोई स्टेप लिख रहे हो ना तो वो स्टेप आपका क्लियर हो। मान लीजिए कि ईच, देखिए पढ़ लेते पहले, ईच स्टेप ऑफ द एल्गोरिदम मस्ट बी क्लियर, समझ रहे हो, मस्ट बी क्लियर, ठीक, मतलब कि जो भी आप स्टेप लिखोगे ना वो एकदम क्लियर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसी में जब आप कोई लाइन लिखी हो कि हाँ फर्स्ट स्टेप में ये चीजें करनी है और उसी में आपका कंफ्यूजन हो रहा है, तो एक प्रोग्राम, आपने तो प्रोग्राम बनाया है, आप तो एल्गोरिदम बना रहे हो, सॉरी आप तो एल्गोरिदम बना रहे हो, तो आपका इंटेंशन तो इन सफिशियंट वे में ही रहेगा ना। बट वो आप बना किसी और पर्सन के लिए रहे हो, प्रोग्रामर के लिए रहे हो, कोडर के लिए रहे हो, तो वो जब करेगा, अगर मान लेते हैं कि थर्ड पर्सन कोई कोड कर रहा है आपका, तो उसको ये चीजें कैसे समझ में आएगी, उसको तो चीजें अगर समझ में नहीं आई तो वो तो गलत कोड कर देगा ना। तो वही कह रहा है कि अगर देख लीजिए एग्जांपल एक बार देख लेते हैं कि इन द बाइनरी सर्च एल्गोरिथम द इंस्ट्रक्शन टू कंपेयर द मिडिल एलिमेंट विथ द टारगेट वैल्यू इज प्रीसियस द क्लियर लिविंग नो रूम फॉर इंटरप्रिटेशन। मतलब देखिए बेसिकली ये कहना ये चाह रहा है, एक मिनट इसको थोड़ा सा रिमूव कर देते हैं, ठीक, तो चीजें आपको भी क्लियर हो जाएगी, चीजें आपको भी क्लियर हो जाएगी, ठीक। कि अब देखिए एक मिनट देख लेते हैं कि हाँ, तो कहना ये चाह रहा है कि जब इंस्ट्रक्शन, जब जब कंपेरिजन द मिडल, जब आप बाइनरी सर्च करते हो तो क्या करते हो कि आपके पास एक ये रहता है, इस तरह से कुछ रहता है, ठीक, मान लेते हैं 1 2 3 4 5। अब यहां पर 3 2 8 7 4 और 6 ये है। तो अब कहता है कि इस चीज को बाइनरी सर्च में मान लेते हैं कि आपको 6 क्या करना है, 6 को फाइंड करना है। तो बाइनरी सर्च हमेशा सॉर्टेड एरे पर लगता है ना, तो आपको इसको सॉर्ट करना पड़ेगा। तो मान लेते हैं कि सॉर्ट करने के बाद 2 3 8 सॉरी 2 3 4 6 और 8 7 8 इस तरह की चीजें करना है। और मान लेते हैं कि आपको 6 को फाइंड करना है, तो अब आप क्या कीजिएगा कि मिडिल वाले टर्म से कंपेयर कीजिएगा, ठीक। एक और यहां पर ले लेते हैं, तो मिडिल वाले टर्म में ही 6 बैठा हुआ है, ठीक, तो मिडिल वाले टर्म में ही 6 बैठा हुआ है, तो आपको तो ये 6 तुरंत पहले स्टेप में ही फाइंड हो जाएगा क्योंकि मिडिल से कंपेयर करना होता है ना बाइनरी सर्च में, ठीक। अगर मान लेते हैं कि ए 9 से कंपेयर, 9 को फाइंड करना है, अगर मान लेते हैं कि 9 फाइंड करना है, 9 को सर्च करना है, ठीक, तो ये क्या करा, कंपेयर द मिडिल एलिमेंट विद द टारगेट वैल्यू। तो जो मिडिल एलिमेंट हमारा रहेगा 6, उसको टारगेट वैल्यू के साथ कंपेयर करना है, मतलब कि 9 के साथ कंपेयर करना होता है। और अगर 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 9 जो है 6 से बड़ा है, जो कि है, तो हम लोग लेफ्ट में चले जाते हैं, और अगर छोटा रहता है तो हम लोग राइट में चले आते हैं। फिर राइट में आने के बाद मेरे पास एक ये एरे बनता है, फिर इस मिडिल वाले से कंपेयर करते और फिर राइट और लेफ्ट वाले केस को हैंडल करते, समझ रहे हो। तो इस तरह की चीजें अगर आप नहीं क्लियर करके लिखोगे तो एल्गोरिथम को समझ में ही नहीं आएगा कि करना क्या है। तो वही यहां पर बता रहा है कि कंपेयर द मिडिल एलिमेंट विद द टारगेट वैल्यू, वो एकदम अच्छे से क्लियर वे में लिखना होगा, ठीक। सॉरी, तो आपका स्टेप है वो बहुत ही क्लियर वे में रहना चाहिए ताकि आपको चीजें समझ में आए जब उस चीज को बाद में आप लिखो, ना कि उसमें कंफ्यूजन क्रिएट हो जाए। तो पहला टॉपिक दूसरा टॉपिक दोनों आपका क्लियर हो चुका होगा कि किस तरह से चीजें ये हो रही है। अब देख लेते हैं इनपुट, एक मिनट इसको थोड़ा सा हटा करके, ये पहला और दूसरा ही थोड़ा सा मतलब कि समझने में हो सकता है कि दिक्कत हो। इनपुट आउटपुट वाला आपको चीजें समझने में दिक्कत नहीं होगी क्योंकि इनपुट आउटपुट बहुत ही इजी होता है। देखो इनपुट वाला क्या कहता है कि एन एल्गोरिथम कैन हैव 0 इनपुट,
और मोर इनपुट। देखिए मोर इनपुट तो समझ में आ रहा होगा कि यूजर से हम लोगों ने मल्टीपल इनपुट ले लिया, ठीक, मेरे को नहीं पता कोई भी डेटा, यूजर एक प्रोग्राम बना दिया जिसमें इनपुट ले लिए, ठीक। मगर सॉरी, जीरो इनपुट कहने का क्या मतलब होता है कि आपको डेटा पहले से दिया गया है, आप डेटा किसी के लिए फिक्स नहीं कर सकते। जैसे कि अगर आप मान लेते हैं कि क्या होता है उसको, हाँ, एक एग्जांपल ऐसे ले लेते हैं, वोटिंग वाला एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक, वोटिंग वाला एग्जांपल ले लेते हैं। तो अगर आप यहाँ पर अगर डेटा जो कंस्ट्रेंट करना है, क्रिएट करना है, मान लेते हैं वेरिएबल एज, मान लेते हैं एज, तो इक्वल टू जो आपका जो क्या बोलते हैं इनपुट डेटा है वो 18 यहाँ पर रखना ही पड़ेगा, तभी आप इस चीज के थ्रू आगे कुछ कर सकते हो। तो अगर एज 18 है, समझ रहे हो, तो एक वोट देने के लिए अलाउ है, ठीक। तो आप इस चीज को डिफाइन करने ही पड़ेंगे आपको बेसिकली, अगर आप इस चीज को समझ पा रहे हो तो। या फिर एक ऐसा कोई सा भी डेटा आपको मान लो कि यूजर रिलेटेड नहीं डेटा दिया गया, आपको बोला गया है कि एक वैल्यूज लेना है, वैल्यूज दिया गया 36 और प्लस 96 को ऐड करना, इसका प्रोग्राम बनाना है। तो आपको ये वैल्यूज फिक्स करने ही पड़ेंगे, ए इक्वल टू और बी इक्वल टू। आप इस चीज को ऐसे नहीं ले सकते हो कि एक इनपुट लेते जिसमें 36 प्रोवाइड कर देंगे और दूसरा इनपुट लेते उसमें 96 प्रोवाइड कर देंगे, नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते जानते हो? क्योंकि देखिए इनपुट अगर मान लेते हैं कि इनपुट आपने ले लिया, ठीक, एक इनपुट ए ले लिया और एक इनपुट बी ले लिया, ठीक, तो ये आपने लिया है और आपको पता है कि वैल्यू 36 और 96 है। जब आप कोड को लिखोगे तब जब आप इनपुट जब प्रोवाइड करोगे तो आप 36 और 96 डाल दोगे, समझ रहे हो ना, तब आप 96 डाल दोगे। बट अगर थर्ड पर्सन डाल आएंगे कोई कोड करने, अगर थर्ड पर्सन को ये प्रोग्राम दिया जा रहा है तो वो कैसे इस चीज को प्रोवाइड करवाएगा? आप वो उसको तो पता ही नहीं है कि अगर डेटा क्या, ये तो आपको पता है ना डेटा 36 और 96। तो इस केस में आप इनपुट नहीं ले सकते ना, आपको डेटा डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक, तो सॉरी थोड़ा सा लैपटॉप स्विच ऑफ हो गया था तो डिस्चार्ज के कारण। तो देखिए अब थर्ड पर्सन जब आपका एल्गोरिदम पढ़ेंगे और उनको तो अगर आप बता रहे हो कि इनपुट लेना है, ठीक, तो वो तो इनपुट लेंगे तो वो तो कुछ और ही डेटा प्रोवाइड कर देंगे ना, बट आपका ओरिजिनल डेटा 36 और 96 होना चाहिए था ना, तो वो तो फिर प्रोग्राम में बनेगा ही नहीं। तो इस केस में आप जीरो इनपुट को कंसीडर कर सकते हो, वही बताया गया कि एल्गोरिदम कैन हैव जीरो इनपुट, मतलब कि आपको डेटा प्री डिफाइंड, मतलब कि आपको डेटा फिक्स्ड अगर दिया गया तो आप इनपुट की जरूरत ही नहीं है ना बेसिकली, क्यों हम इनपुट लें, समझ रहे हो। तो और मोर इनपुट करने का मतलब कि फिर आप कितना भी डेटा ले सकते हो इनपुट। आप एक ऐसा प्रोग्राम बनाओ, मान लेते हैं कि आपको एक सब कैलकुलेटर बनाना है, अगर आपको कैलकुलेटर बनाना है तो ए मतलब कि प्लस ऑपरेटर, मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, इस तरह के ऑपरेटर यूज करके आपको एक कैलकुलेटर बनाना पड़ेगा। अब उसमें आप मल्टीपल्स इनपुट लोगे, तो मल्टीपल्स इनपुट किससे, आपका जितना मन करेगा उतना ही सिर्फ इनपुट ले सकते हो और मल्टीपल प्रोग्रामर, मल्टीपल यूजर वो चीजें प्रोवाइड कर सकते हो, क्योंकि एक कैलकुलेटर में तो पहले से कुछ डिफाइन रहता नहीं ना, जब सिर्फ ऑपरेटर्स डिफाइन रहते, वैल्यूज तो डिफाइन रहते नहीं है, सिर्फ कुछ कॉन्स्ट। अगर साइंटिफिक कैलकुलेटर है तो उसमें रूट का वैल्यूज और फिर पाई का वैल्यूज, ये सब वैल्यूज डिफाइन रहते हैं, ये सब वैल्यू, ठीक। तो उस केस में हम लोग कह सकते हैं कि इनपुट जीरो हो जाएगा वहां पर, क्योंकि पहले से वैल्यू डिफाइंड है, तो आप उस चीज को प्रोवाइड नहीं करना चाहिए, ठीक। अगर कर भी रहे हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं, उसमें क्या है। तो जीरो इनपुट और मोर इनपुट का केस मेरे को यहां तक लग रहा है कि आपको चीजें समझ में आ रही होगी, ठीक। तो
अभी अब आउटपुट वाले पार्ट पे चलते हैं। तो इसका अगर एग्जांपल देखना होगा तो आप पढ़ लीजिए, आपको चीजें क्लियर हो जाएगी। वैसे वो सेम ही चीज, इससे इसमें आप थोड़ा सा डाउट में फंस सकते हो, बट इससे आपको डाउट कुछ नहीं होगा, ठीक। अब आउटपुट कर सकते हैं कि एन एल्गोरिदम प्रोड्यूस वन और मोर आउटपुट, ठीक। अब वन और मोर आउटपुट कहने का क्या मतलब हुआ कि अब देखिए कि आपने प्रोग्राम बना दिया कि a इक्वल टू 5, b इक्वल टू 6। अब आप कर रहे हो a प्लस b, इसको प्रिंट कराओगे 11 आ जाएगा। अब कर दोगे b माइनस a, अब इसको प्रिंट करा दोगे तो -1 आ जाएगा। अब यहाँ पर a इंटू बी कर दोगे तो अब इसको प्रिंट कराओगे तो 30 आ जाएगा। तो कितना इनपुट आउटपुट आ रहा है, तो जितने ऑपरेशन आप ऑपरेट कर रहे हो उतने आउटपुट आ रहे हैं, यानी कि मोर देन 1 आउटपुट आ रहा है। बट अब ऐसा कोई एल्गोरिदम ही नहीं होगा जिसका कोई आउटपुट ही नहीं होगा, क्योंकि आप कोई सा भी एल्गोरिदम बनाओगे तो किस लिए बनाओगे, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ही ना। जब वो प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं हुआ, जब कुछ आउटपुट आया ही नहीं, तो फिर आपने एल्गोरिदम बनाया क्या। सीधी सी बात है कि आपने फिर एल्गोरिदम क्या बनाया कि जब कुछ आउटपुट ही नहीं आ रहा है, जब कोई प्रॉब्लम ही सॉल्व नहीं हो रहा है, तो फिर एल्गोरिदम आपने बनाया क्या, तो कुछ नहीं। उस फिर एल्गोरिदम का कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो इनपुट 0 हो सकता है बट आउटपुट 0 नहीं हो सकता है। एक आउटपुट कम से कम होगा ही होगा, समझ रहे हो। तो चाहे आप वेरिएबल को ही प्रिंट करा दो, चाहे कुछ भी प्रिंट करा दो, तो 1 आउटपुट तो कम से कम होगा, मोर देन 1 आप जितना भी ला दो, ठीक। तो वही कह रहा है यहाँ पर, कुछ नहीं। ये फिबोनाची सीक्वेंस एल्गोरिदम है जहां इनपुट 5 लिए हैं तो आउटपुट विल भी, ये कुछ नहीं, एक फिबोनाची सीरीज है जिसका एक आउटपुट प्रिंट करा रहा है। बट जनरली आपको ये वाला पॉइंट क्लियर करना चाहिए कि 1 आउटपुट होगा ही होगा। और क्यों होगा, क्योंकि जब आप कोई एल्गोरिदम को सॉल्व करोगे तो बेसिक चीज है यहाँ कि आप किसी प्रॉब्लम को क्यों सॉल्व करना चाह रहे हो, या एल्गोरिदम किस लिए लिख रहे हो, ताकि वो चीजें सॉल्व हो सके, समझ रहे हो ना, इसीलिए ना लिख रहे हो। तो एक आउटपुट तो आएगा ही आएगा, और मोर देन 1 आउटपुट, आप जितना ऑपरेशन उसमें ऑपरेट कर दो, जितनी चीजें आप उसमें हैंडल कर लो एक एल्गोरिदम में, उतने आउटपुट आ जाएंगे, ठीक। तो ये आउटपुट वाला केस भी आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक। उम्मीद करते नहीं क्लियर हुआ है तो प्लीज आप इस चीज को पीछे करके देख लीजिए, आपको बहुत अच्छे से ये चीजें क्लियर हो जाएगी, ठीक। अब कैरेक्टरिस्टिक का जो है लास्ट पॉइंट आपको, अब एक बात आप ध्यान दीजिएगा कि इन सब चीजों का नोट्स नहीं बनाना है आपको, उतना नोट्स बनाने में टाइम नहीं लगाना, इस चीज को पढ़ना है। हाँ, अगर आपको सिर्फ ये वाला पॉइंट लिखना है, आउटपुट, इफेक्टिवनेस एंड डिफिनिटनेस एंड डिफाइननेस एंड क्या बोलते हैं उसको, पहला था डिफिनिटनेस, और सेकंड में क्या था, डिफिनिटनेस एंड फाइनाइटनेस, डिफाइनाइटनेस एंड फाइनाइटनेस, ठीक। तो इस चीज को, अब इफेक्टिवनेस जो है, अब इफेक्टिवनेस जो देख लेते हैं कि ऑल ऑपरेशन, यहां पर देख लेते हैं कि ऑल ऑपरेशन इन द एल्गोरिदम शुड बी बेसिक इनफ टू बी परफॉर्म बाय द पर्सन यूजिंग पेन एंड पेपर। कि जैसा मान लेते हैं कि अगर इफेक्टिवनेस कहने का मतलब होता है ना कि कोई भी ऐसा चीज हो जो कि पेन और पेपर पर, मतलब कि एग्जीक्यूटेबल हो चीजें, समझ रहे हो, एग्जीक्यूटेबल। अब मान लेते हैं कि आपने यहां पर लगा दिया कि 3 + 6i, तो इसको आप एग्जीक्यूट नहीं कर सकते ना, आप इसको ऐड ही नहीं कर सकते, समझ लो, ये इमेजिनरी नंबर है। मतलब कि आपने लिखा है 3 + 6 -6 लिख दिया, तो इसका कुछ मतलब ही नहीं बन रहा है ना। तो वही कहना चाहता है ये कि ऑल ऑपरेशन इन द एल्गोरिदम शुड बी बेसिक इनफ टू बी परफॉर्म बाय द पर्सन यूजिंग पेन एंड पेपर, लाइक एडिशन एल्गोरिदम, मतलब कि एडिशन टू नंबर 3 + 6 इट्स अ सिंपल अर्थमेटिक एट दैट एनी वन कैन परफॉर्म मैनुअली, मतलब कि 5 3 8 आ जाएगा। बट अब 3 + √6 -6 कर देते हैं, तो ये किसके थ्रू कंसिडर होगा, समझ रहे हो, किसी के थ्रू नहीं। तो ये चीजें कहीं ना कहीं एक इफेक्टिव नहीं होती है हम लोग की प्रोग्रामिंग के लिए। तो इस चीज को आप हमेशा दिमाग में रखिएगा कि ऐसा प्रोग्राम लिखना है जिसको आप अपने पेन पेपर के थ्रू कॉपी पे एग्जीक्यूट कर सको, समझ रहे हो। तो ये 5 पॉइंट जो है, आपको हमेशा के लिए रिमाइंड करना है और अपने माइंड में रखना है हमेशा के लिए। कौन कौन सा पॉइंट था, एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। पहला पॉइंट था फाइनाइटनेस, दूसरा पॉइंट है डिफाइनाइटनेस, तीसरा इनपुट, आउटपुट एंड इफेक्टिवनेस, ठीक। अब थोड़ा सा बेसिक एल्गोरिदम एंड डिजाइन टेक्निक के बारे में देख लेते हैं।
तो इसमें कुछ नहीं, सिर्फ नाम जानना है हम लोग को। इसका हम पहले ही बता चुके कि इसमें जितने भी टॉपिक्स हैं इसी पे एक एक यूनिट है, एक एक यूनिट है, तो डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो अभी सिर्फ डिजाइन का टेक्निक का नाम जान लीजिए। तो पहला क्या होता है, स्ट्रिंग मैचिंग एंड कंप्यूटेशनल ज्योमेट्री। ठीक, ये जो स्ट्रिंग मैचिंग होता है ना, मतलब कि जैसे कि आपका कोई बड़ा सा कैरेक्टर है या फिर जो भी, उसमें आपको स्ट्रिंग को मैच करने के लिए, पैटर्न मैच करने के लिए होता है। जैसे कि इसमें भी आपको बहुत सारा पैटर्न टाइप मिल सकता है। एक डीएनए, एक अप्रॉक्स टाइप होता है, जिसमें एक होता है एग्जैक्ट एब्सोल्यूट मैचिंग, एक होता है एब्सोल्यूट मैचिंग, एक मिनट, एक होता है एब्सोल्यूट मैचिंग, जिसमें ना मान लेते हैं कि ए बी सी एंड ए बी सी, तो आपको कह देगा कि ए बी सी पैटर्न को मैच करना है, तो इसमें इसको मैच करना है, तो इसमें एब्सोल्यूट मैचिंग हो जाएगा। एक होता है एप्रॉक्स मैचिंग, एप्रॉक्स स्पेलिंग थोड़ा सा देख लीजिएगा, हो सकता है गलत हो। एप्रॉक्स मैचिंग, तो इसमें क्या होता है कि आपका डीएनए जो होता है ना, ये एग्जैक्ट मैचिंग नहीं होता है, तो ये अप्रॉक्स मैचिंग होता है, क्योंकि कुछ ना कुछ डीएनए में थोड़ा सा चेंजेस होते हैं, बट मतलब कि मोस्ट ऑफ द केसेस उसमें सेम ही चीज होती है। अब तो सेकेंड देख लेते हैं कि डिवाइड एंड कॉन्कर स्ट्रेटजी। सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट मतलब कि यूनिट में पढ़ेंगे, आने वाले यूनिट में। फिर डायनेमिक प्रोग्रामिंग एंड ग्रेडिंग टेक्निक, बैक ट्रैकिंग एंड अप्रोक्सीमेशन एल्गोरिथम, नंबर थियोरेटिक एल्गोरिथम एंड कॉम्प्लेक्सिटी क्लासेस। तो ये हमारे पास 5 एल्गोरिदम टेक्निक है, जिसके बारे में हम लोग पूरे डिटेल्स में हम लोग कवर करेंगे और पढ़ेंगे। ठीक, तो अभी इसके बारे में सिर्फ आप अपना नाम जान लीजिए, इनका नाम जान लीजिए, यही सफिशियंट है हम लोगों के लिए अभी के लिए। ठीक, जब आप आगे पढ़ेंगे ना तो चीजें क्लियर हो जाएगी। अब जब नेक्स्ट वीडियो आएगा तो उसमें एनालिसिस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, उसके बाद हम लोग फिर डेटा स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन कोड नहीं करेंगे। डेटा स्ट्रक्चर मतलब डीएसए नहीं पढ़ेंगे, बट उसके जैसे लिंक लिस्ट, ट्रीज, एरेज, इन सब बारे में पढ़ेंगे, बट थ्योरी में, नॉट इन द कोड। ठीक, तो थ्योरी से पढ़ेंगे, कोड में नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि ये डिजाइन का पार्ट है। ठीक, तो प्लीज आप, तो इस वीडियो में इतना ही था, और आप इस चीज को मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको समझ में अच्छे से आई होगी। नहीं आई है तो प्लीज आप कमेंट में कुछ लिख सकते हो कि मतलब कि हाँ, ये वाले पार्ट को आपने इस तरह से छोड़ दिया या इस तरीके से बता दिया, या ये चीजें आपकी गलत थी, तो वो फीडबैक की तरह मेरे को मिल सकती है, ताकि मैं भी आगे नेक्स्ट वीडियो में उस चीज को सही कर लूंगा। ठीक, और अगर अच्छा लगा तो अच्छी बातें बोल के चले जाओ, उसमें क्या ही है। ठीक, तो अगर हो सकता है तो आप इस चीज को शेयर भी कर सकते हो कहीं पर, जिनको जरूरत हो और आपको लगता हो कि ये सफिशियंट है। अगर आप इस चीज को देखो तो थ्योरी पार्ट मैं इतना इसलिए लिख करके लाता हूं, ताकि आपको एक स्ट्रक्चर मिल सके, जहां पर अगर आपका थ्योरेटिकल एग्जामिनेशन होता है कहीं पर भी, तो आप इस चीज को लिख सकते हो थ्योरी में। बट आपको नोट्स नहीं बनाने, आपको थोड़े छोटे छोटे पॉइंट रखने हैं याद करके, और उससे आप चीजें क्लियर कर सकते हो। ठीक, और उससे पहले मैं ये करना चाहता हूँ, बताना चाह रहा हूँ कि आप प्लीज इस प्लेलिस्ट को आप अपने प्लेलिस्ट में इस चीज को ऐड कर लो, ताकि जब वीडियोस अपलोड हो इस पे तो आपको वो चीजें इजीली प्रोवाइड हो और पढ़ने में आसानी हो। ठीक, तो इस वीडियोस में इतना ही रहने देते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में एनालिसिस हम लोग करेंगे, एनालिसिस के बारे में पढ़ेंगे। तो ठीक है, आप ये एक ही बात बोलेंगे जो हमेशा बोलते हैं कि थैंक यू एंड ऑलवेज अ स्माइल। कुछ भी हो, ये चीजें हमेशा रखनी है जिंदगी में, यही चीजें हैं जो साथ जाएगी। ठीक, तो ये सब बातें बाद में, और बस इतना ही। इस चीज को हो सकता है तो आप शेयर करो, लाइक करो, कुछ हो तो कमेंट में आप बता दो, अगर कुछ और पढ़ना हो तो वो भी कमेंट में बता दो।